हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आपको पता है बीसीजी वैक्सीन के बारे में। तो बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है और अब ये हाल ही में क्यों चर्चा में रहा था, तो इससे रिलेटेड सारे जो फैक्ट्स है आज इस हम क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बात करें जो छोंगटेम कारछम जल विद्युत परियोजना है वो किस स्टेट की है और इसकी कैपेसिटी क्या है और ये किस नदी के ऊपर स्थित है, तो इससे भी रिलेटेड सारे फैक्ट्स आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा एतुरना गरम जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से स्टेट में स्थित है और हाल क्यों फेमस है और कौन सी नदी इस अभ्यारण्य से गुजरती है, तो इससे रिलेटेड भी सारे फैक्ट्स हम इस क्लास में जानेंगे। और उसके अलावा बात करें जो ई सेफ हर जो इनिशिएटिव है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है, वो कौन सा देश बना, आपको लग रहा है यूएसए, सऊदी अरेबिया? बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा देश है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और जब मैं बताऊंगा इसका आंसर तो आपको लगेगा यार ये हो सकता है क्या, बिल्कुल भी वो हो सके। और ये सारे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इनका आंसर जानने के लिए आप क्लास के लास्ट तक बने रहेगा। उम्मीद करता हूँ एक एक करके सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो इससे पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप लोगों से एक्सपेक्टेड रहता है कि आप यदि इसका आंसर सही दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है और जो भी एग्जाम आने वाले टाइम में होंगे उसको आप 100% करेक्ट करोगे। जो हाल ही में जो बृहन मुंबई नगर निगम है या जिसे बीएमसी या बृहत मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है, उसकी पहली महिला आयुक्त या कमिश्नर कौन बनी थी? रेखा गुप्ता, अश्विनी भिड़े, भूषण गागरानी और लीना नायर। जो भी सही आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर देना और जिससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बीसीजी, ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की सुरक्षा के लिए दी जाती है? तो उससे पहले हम बीसीजी की फुल फॉर्म जानेंगे। बीसीजी की मतलब होता है बेसिले बेसिले कैलमेटे कैलमेटे ग्यूरिन। क्या नाम है? साइंस का बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और 100% कितनी बार एग्जाम आ चुका है आपको बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन आज के बाद आप जरूर इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो बीसीजी का मतलब होगा बेसिले, सी का मतलब कैलमेटे और जी का मतलब ग्यूरिन होता है। तो एक्चुअली में क्या, दो साइंटिस्ट ने, जिसका फ्रांसिस, दो साइंटिस्ट थे और उनके द्वारा, उनका क्या नाम था, एक का नाम था कैलमेट और एक का नाम था ग्यूरिन। तो उन्होंने एक दवाई बनाई थी जिसका नाम था बेसिले। तो याद रखना बेसिले कैलमेटे ग्यूरिन। तो कभी भी आपके ये नाम याद होगा तो इसकी खोज किसने की वो नाम भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए काम आती है? ये आती है टीबी के लिए। किसके लिए? जो टीबी होती है या ट्यूबरकुलोसिस होती है उसके लिए ये काम आती है, ठीक है। तो इसको दिया कैसे दिया जाता है? जैसे अपनी जो ये कंधा होता है ना, कंधे के ऊपर दिया जाता है और इसे इंटर डर्मल वैक्सीन भी बोला जाता है। मतलब जो त्वचा के अंदर दी जाती है, मतलब ऐसे वैक्सीन के रूप में ऐसे भर के, मतलब इंजेक्शन में भर के फिर वो दी जाती है। और मेनली ये किसको दिए जाते हैं? पेडियाट्रिक का मतलब होता है बच्चों को, और एडोलेसेंट का, पेडियाट्रिक मतलब छोटे बच्चे, जो एडोलेसेंट मतलब जो युवा बच्चे होते हैं उनको मोस्टली ये बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी चर्चा में क्या हो रहा है पता है? जो भारत है उसने अफगानिस्तान को लगभग 13 टन से ज्यादा बीसीजी के टीके भेजे हैं। जो अभी ये जो एक टीका आपको दिख रहा होगा कितने 100 ml का होगा, ठीक है। तो ऐसे 13 टन से ज्यादा अफगानिस्तान को सहायता दी है। किसको दी है? अफगानिस्तान को सहायता दी है। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। और कौन सा टीका? बीसीजी का टीका। तो 13 टन से ज्यादा जो बीसीजी की वैक्सीन है वो किसको प्रोवाइड की गई? अफगानिस्तान को। और एक और फैक्ट याद करा दूं, दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो टीबी के केसेस है वो कहां पे देखने को मिलते हैं? वो आपको अपने ही देश इंडिया में देखने को मिलते हैं। और जो सेकंड नंबर पे है वो कौन सा देश है? इंडोनेशिया। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि सबसे ज्यादा जो केसेस कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडिया में। लगभग 25% ऑफ वर्ल्ड के जो टीबी के पेशेंट है, 25% मतलब एक चौथाई भाग वो कहाँ है? इंडिया में है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता। और 1921 है उसमें बीसीजी का इस टीके की खोज की गई। किसके द्वारा? कैलमेटे और ग्यूरिन के द्वारा, ठीक है। और अभी हाल ही में जो अपना क्षय रोग मुक्त भारत अभियान है उसका 2030 तक लगभग टीबी को खत्म करना, और जो डब्ल्यूएचओ का टारगेट भी ये है कि 90% से ज्यादा जो टीबी के केसेस है उसको कम करना। और इंडिया का टारगेट क्या? हम 2030 तक जो 25% से ज्यादा हमारे पास केस है दुनिया के, उनको हम खत्म करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट योजना है जिसका क्या नाम है? निक्षय निक्षय पोषण योजना। क्या नाम है? निक्षय पोषण योजना। तो ये क्या है? ये किससे रिलेटेड है? ये भी टीबी के जो मरीज है उनको 500 रुपए की सहायता दी जाती है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो उसका क्या नाम है? निक्षय पोषण योजना। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना और पक्का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये सारे उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके समझ में आए होंगे। हाल ही में चर्चा में रहा सोंगटोम जो कारछम जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में, ये कौन से स्टेट में देखने को मिलती है? हिमाचल प्रदेश की एक जल विद्युत परियोजना है
और इसके जो अभी हाल ही के जो मुख्यमंत्री हैं इनके जो सुखविंदर सुक्खू करके हैं, सुखविंदर सुक्खू करके उन्होंने इसका दौरा किया। और इसकी बात करें इसकी कैपेसिटी की तो 450 मेगावाट को देखने की मिलती है इसकी कैपेसिटी। और ये कौन सी नदी पे? सतलुज नदी पे है। कौन सी नदी पे? सतलुज नदी। और इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है आपका मानसरोवर झील से। तो तिब्बत का मानसरोवर झील है, वहां से सतलुज नदी का उद्गम होता है। तो और इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट जो और परियोजना है उसके अलावा बात करें, जो एक नाथपा झाकरी आपने सुना होगा। कौन सी? नाथपा जो झाकरी परियोजना है वो भी किसी स्टेट की है? वो भी आपको हिमाचल प्रदेश के देखने को मिलती है। और उसके अलावा बात करें तो रामपुर जो परियोजना है वो भी किसी स्टेट की है? वो भी हिमाचल प्रदेश की। और नाथपा जो झाकरी है इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 1500 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की? 1500 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और वहीं बात करें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उससे इंडिया की टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 47,000 मेगावाट के आसपास देखने को मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरूर याद रखना। और इनसे रिलेटेड एक और एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं 450 मेगावाट की, तीन तीन इकाइयां लगी हुई है 150 वोट की। तो आपको याद रखना है 450 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है भारत का ऊर्जा राज्य, मतलब एनर्जी स्टेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और क्या नाम है? छोंगटेंग कारसम। और इसके अलावा नाथपा झाकरी और रामपुर, तीन चीजें जरूर याद रखना। हाल ही में चर्चा में एतुरनागरम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो अभी चर्चा में क्यों रहा पता है? इस वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी है ना भीषण आग देखने को मिली थी। क्या हुई थी? भीषण आग लगी है। तो आपको पता होगा कि अभी तो मार्च अप्रैल शुरू नहीं हुआ, उससे पहले इतनी आग लगी। तो ये सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जिस तरह से मामला बढ़ते जा रहा है, जहां बारिश होनी थी वहां बारिश नहीं हो रही है, जहां बर्फ पड़नी थी वहां बर्फ नहीं पड़ रही है, जहां बारिश मतलब होनी थी वहां आग लग रही है। तो ये सारी चीजें किसके कारण हो रही है? ये जो क्लाइमेट चेंज का जो भीषण मतलब जो प्रभाव देखने को मिलता है उसके कारण। अभी हाल ही में तो अप्रैल के महीने में भी जो राजस्थान के कुछ हिस्सों में क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। तो ये अपने आप में अबनॉर्मल सी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लाइमेट चेंज का। इससे पूरी जो अर्थ है उसके जो पूरा जो डाइवर्सिटी है उसको खतरा देखने को मिलता है। तो इसमें भीषण आग देखने को मिली थी। वही बात करें एतुरनागरम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मोस्टली तेलंगाना में देखना मिलता है। इसका मोस्टली पार्ट तेलंगाना में, लेकिन इसका बॉर्डर किससे और लगता है? छत्तीसगढ़ से भी इसका लगता है, और जो महाराष्ट्र है उससे भी इसका बॉर्डर लगने को देखता है। और इससे जो इंपॉर्टेंट जो नदी गुजरती है वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी इस अभ्यारण्य से गुजरती है। और एक और नदी जो लोकल नदी है जिसका नाम है दायम वग्गू। क्या नाम है? दायम दायम वग्गू एक रिवर है, वो इसको है ना दो पार्ट में बांटती है। किसको? जो एतुरनागरम वन्यजीव अभ्यारण्य उसको दो पार्ट में बांट दिया। और इसकी स्थापना की बात करो तो 1952 में ये बनी। उसके अलावा यदि तेलंगाना के जो इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो उसमें सबसे नाम आता है कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। किसका? कवाल का। उसके अलावा बात करें और कौन सा? पखाल, कवाल, पाखाल। और तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट आता है केबीआर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां पे? आपका हैदराबाद में देखने को मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना और पक्का यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो सबसे जो फेमस चीज थी एतुरनागरम वन्यजीव अभ्यारण्य की वो है सरुमक्का। सरुअक्का, जो सरुअक्का सरलम्मा जो यात्रा होती है, सरुअक्का सरलम्मा जो यात्रा होती है वो यहां से निकलती है। और इसी अभ्यारण्य में इसका मंदिर है सरुअक्का सरलम्मा का। और जो आंध्र प्रदेश के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक यात्रा या उत्सव में माना जाता है सरुअक्का सरलम्मा। तो ये याद रखना, पक्का क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। सरमक्का सारलम्मा जो यात्रा है वो तेलंगाना का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है और हर 2 साल में इसको मनाया जाता है और ये इसी अभ्यारण्य के अंदर आयोजित होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा सरमक्का सारलम्मा यात्रा, ठीक है। और 2 साल में होती है। और क्या और तेलंगाना किस जिला है? ये मुलुगु जिला है। और ये कौन सा अभ्यारण्य है? एतुरनागरम। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की पूरी क्लास का सबसे जो हाईलाइटेड और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि साउथ के क्वेश्चन है ना जब आएंगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा सम्मक्का सरलम्मा, तो आपके सीधा क्वेश्चन आएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कौन से स्टेट का। तो यदि आज यहाँ से पढ़े होंगे तो आपको 100% इसका आइडिया रहेगा। तो ये कौन से? एतुरनागरम वन्यजीव अभ्यारण्य में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको लेके आया। और कौन सी नदी गुजरती है? गोदावरी। और जो दायम वग्गू है वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, जरूर याद रखना, ठीक है। और हाल ही में लॉन्च की गई ई सेफ हर पल किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की है? तो ई का मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो आपको सीधा इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जो जिसका नाम है मेटी भी बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ई सेफ हर क्या है? इसका मतलब है जो गांव की महिलाएं होती है 10 लाख से ज्यादा, कितनी?
गांव में जो 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं होती है, उनके हाथ में आजकल फोन तो आप सबको, सब महिलाओं के पास देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है फोन का यूटिलाइजेशन कैसा है। और जैसे आप, जैसे किसी महिला के अकाउंट में कुछ जैसे पैसे हैं और किसी ने ओटीपी भेजा और उसने फालतू का, मतलब वो बता भी देगी कि कितना होगा। तो महिलाओं को किस तरह से जो साइबर सिक्योरिटी होगी, उनके जो फोटोज हैं वो उसके अंदर जो सारी चीजें रहती हैं, उनको किस तरह से सेफ बनाया जा सकता है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा उसको पता होगा कोई चीज कोई मांग रहा है या कुछ मांग रहा है, तो मतलब वो बताने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन महिलाओं को ये सारी चीजें पता नहीं है, और एक वो ग्रामीण और इलाके में रहती है और सबके पास फोन है। तो इस ई सेफ हर का मतलब ये होता है कि महिलाओं को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अग्रणी भूमिका थी वो सीडैक की रही है। किसकी? सीडैक की फुल फॉर्म होती है, आपको देखने को मिलती है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। और ये किसके अंतर्गत आता है? मेटी के अंतर्गत आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक आता है। सीडैक और साथ में और कौन मिल रहा है? रिलायंस फाउंडेशन। कौन सा? रिलायंस फाउंडेशन। पक्का क्वेश्चन आपको ये सीधा देखने को आएगा कि ई सेफ हर्बल किसकी है? सीडैक प्लस रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है, तो सीडैक तो पूरा डेवलप करेगा और रिलायंस फाउंडेशन उसको मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि महिलाओं को, जो ग्रामीण महिलाएं हैं 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसके तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो अगले 3 वर्षों में तो 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को साइबर सखी के रूप में इन्हें मतलब प्रशिक्षित करेगा। ठीक है, और 2005 से एक और कार्यक्रम चल रहा है, ISEA। क्या नाम है? ISEA का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सुरक्षा का मतलब होता है, IS का मतलब होता है सिक्योरिटी, और ई का मतलब होता है एजुकेशन, और ए का मतलब होता है अवेयरनेस। ठीक है, तो ये भी 2005 से इसका सीडैक का एक प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से चल रहा है। ठीक है, और प्रारंभिक रोल आउट की बात करो तो ये मध्य प्रदेश और ओडिशा में इसकी शुरुआत की जाएगी, और बाद में इसको राष्ट्रव्यापी विस्तार भी दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सीडैक के हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? आपका हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, जरूर याद रखना। सीधा क्वेश्चन आएगा ई सेफ और पल किसके, तो आपको इतना ही याद रखना है, सीडैक प्लस रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा? 3 वर्षों में अगले 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को साइबर सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये सीधा क्वेश्चन आएगा, पॉइंट नंबर 1 सीधा डाल देगा, और पॉइंट नंबर 2 में डाल देगा कि 3 ईयर के लिए 10 लाख जो ग्रामीण महिलाएं उनको प्रशिक्षित किया जाए, और वहां ऑप्शन में वो चेंज कर लेगा 15 लाख। ठीक है, तो ऐसे चेंज करके आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आप यदि आज का सही तरीके से देख रहे हैं तो आपका 100% क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाल ही में जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? ठीक है, तो ये बहुत, और आपको लगेगा और मैं इसका आंसर चाइना बताऊंगा, और आप बहुत सारे लोग मानेंगे कि बिल्कुल भी गलत है ये। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाइना इसका सही आंसर है। भारत का जो सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदार कौन बना है, मतलब जिसके साथ भारत का सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है, वो लगभग कितना? $151 बिलियन के आसपास है। कितना? 151 बिलियन यूएसडी डॉलर के आसपास है। ठीक है, तो बिलियन यूएसडी डॉलर के पास है, सबसे ज्यादा व्यापार चाइना के साथ हो रहा है। तो इससे पहले हमारा किसके साथ था? तो यूएसए अभी 2 नंबर पे आ गया। सबसे 1 नंबर पे कौन आ गया? चाइना और यूएसए के साथ हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहते थे, जो ट्रेड सरप्लस रहता था, लेकिन चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है। ठीक है, तो चाइना के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, थोड़ा गणित समझना आपको। हम चाइना से इंपोर्ट कितना करते, देखना। इंपोर्ट का मतलब हम चाइना से मंगाते हैं लगभग $131.63 बिलियन के आसपास। हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ करते हैं $19.47 बिलियन के पास। तो इसका मतलब हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बिल्कुल भी थोड़ा सा कर रहे हैं। और इससे हमारा क्या होता है, जो ट्रेड डेफिसिट हुआ होता है वो लगभग $112.6 बिलियन के आसपास देखने को मिलता है। और वही बात करें यदि यूएसए की, तो यूएसए के साथ हमारा क्या करते थे? हम इंपोर्ट कितना करते? लगभग $52 के आसपास। कितना? $52.9 के। और हम एक्सपोर्ट कितना करते थे? 87.3। तो यहां हमारा क्या हो रहा है? ट्रेड सरप्लस हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा? ट्रेड में क्या हो रहा है? सरप्लस। और लगभग $34.4 बिलियन के आसपास जो इस बार का है। इससे पहले साल की बात करें तो $40 बिलियन के पास हम ट्रेड सरप्लस में रहते थे यूएसए के साथ। तो यूएसए के साथ स्टोरी अच्छी है, लेकिन चाइना के साथ स्टोरी अच्छी नहीं है। फिर भी हम ट्रेड डेफिसिट में होके भी इनके साथ सबसे ज्यादा जो ट्रेड हमारा किसके साथ हो रहा है? चाइना के साथ। वो भी कितना है? $151.1 बिलियन के आसपास। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखो। कुल व्यापार की बात करें तो 151.1, और चाइना के साथ 112.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड हमारा व्यापार घाटा, या जिसे ट्रेड डेफिसिट भी बोला जाता है। ठीक है, और पिछले जो 4 वर्षों में अमेरिका हमारा सबसे ज्यादा जो ट्रेड पार्टनर रहा था, और सबसे ज्यादा जो हमारा ट्रेड था यूएसए के साथ था, और टॉप मतलब पिछले 4 सालों में टॉप था। लेकिन इस बार कौन आ गया? चाइना आ गया। ठीक है, और इससे ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैंने आज डिस्कस कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आएगी। अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू आप सबका।